पहाड़ों की खामोशी अपने आप में कई राज छुपाए रखती है ना। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं, एक जगह जिसका नाम है डैफोडिल होमस्टे। हर कहानी की एक स्टार्ट होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। एक दोस्त जो एक ट्रिप से लौटा, पर अब वो नहीं था जिसे हम जानते थे। और बस यही एक बदलाव हमें एक बहुत ही खतरनाक सफर पर ले गया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये एक ऐसा बुलावा था जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था कुछ जवाबों की तलाश में, पर वो हमें सवालों के और भी गहरे और भी उलझे हुए भंवर में खींचता चला गया। तो मिशन क्या था? मिशन में थे दो लोग, एक तो मैं यानी इस कहानी का नरेटर, और दूसरा मेरा कजन विक्रम। विक्रम को वैसे हमेशा से ही इन पैरानॉर्मल रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी रही है। और वजह थी हमारा दोस्त रोहन। वो एक सोलो ट्रिप से लौटा था और उसके बाद बस खामोश हो गया था, एकदम चुप। हमारी मंजिल थी पहाड़ों में छिपा वो डैफोडिल होमस्टे, वही जगह जहां रोहन आखिरी बार ठहरा था। अब जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि होमस्टे तो बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, और चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी सी खामोशी। एक पल को तो लगा कि भाई वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक बहुत ही गंभीर चेहरे वाला आदमी सामने आया। नाम था उसका रघु। खैर, काफी मिन्नतें करने के बाद वो हमें सिर्फ एक रात के लिए रुकने की इजाजत देने पर मान गया। और बस यहीं से कहानी का असली डरावना दौर शुरू होता है। जैसे जैसे रात गहराती है, वो घर अपनी चुप्पी तोड़ता है और उसकी दीवारों के पीछे छिपे राज धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हमारी मुलाकात हुई रजनी से। वो उस होमस्टे के मालिक की बेटी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा शक था। उसने हमें साफ साफ कह दिया कि सुबह होते ही यहां से निकल जाना। मतलब घर में जो टेंशन का माहौल था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। रात के कोई 8 बजे होंगे। एक पुरानी घड़ी की आवाज से मेरी आंख खुली। पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक मुझे गलियारे में एक परछाई सी दिखी, पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो गायब हो गई। और ठीक उसी पल मेरे पैर पर किसी ने जोर से खरोचा। जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो खून निकल रहा था और साथ में बालों का एक गुच्छा भी था। ये सब देखकर विक्रम को अचानक कुछ याद आया। उसने बताया कि रोहन अपनी उस अजीब हालत में नींद में बस एक ही जगह का जिक्र करता था, बेसमेंट। अब हमें पता था कि हमारा अगला कदम क्या होगा, हमें कहाँ जाना है। तो हमें बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। दरवाजे की दरार से एक हल्की सी पीली रोशनी छन कर आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ऐसी आवाज आई जिसने मुझे जैसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। आ जाओ अंदर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। मैं बस उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया और तभी छत से कोई चीज मुझ पर कूदी। उसके बाद अंधेरा, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक दूसरे कमरे में था। विक्रम और रजनी दोनों मेरे पास बैठे थे। और फिर रजनी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर एक पल को तो लगा कि चलो सारी पहेलियां सुलझ गईं, पर असल में वो कहानी हमें और भी गहरे रहस्य में उलझा रही थी। रजनी ने हमें बताया डाग्याली चुड़ैल के बारे में। यह हिमाचली लोक कथाओं का एक बहुत ही खौफनाक किरदार है। कहानी यह है कि जब किसी औरत को चुड़ैल मानकर मार दिया जाता था तो उसका परिवार बदला लेने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेता था, और इसी बदले की आग से जन्म होता था डाग्याली चुड़ैल का। रजनी ने आगे बताया कि ये चुड़ैलें इंसानों के साथ रिश्ते बनाकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। ये लोगों की उम्र, उनकी जीवन शक्ति चुराकर सदियों तक जिंदा रहती हैं। और हाँ, ये भ्रम पैदा करने में माहिर होती हैं, मतलब इल्यूजन क्रिएट करने में। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है। दिया, सरसों और नमक, ये 3 चीजें इन्हें किसी भी घर में घुसने से रोक सकती हैं। और फिर रजनी ने वो खुलासा किया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। उसने कहा कि उसकी अपनी माँ एक डाग्याली चुड़ैल थी। जब उसके पिता को यह सच मालूम हुआ तो उन्होंने गांव वालों से बचाने के लिए उसे बेसमेंट में कैद कर दिया। लेकिन फिर एक सुबह उसके पिता ने खुदकुशी कर ली और उसकी माँ वो बस गायब हो गई, ऐसे जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अब रजनी की कहानी सुनकर एक बाल को तो लगा कि चलो सब कुछ साफ हो गया, पहेली सुलझ गई। लेकिन नहीं, कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आने वाला था। अब वक्त था असली शैतान का सामना करने का। विक्रम को उसे रजनी की कहानी पर जरा भी यकीन नहीं था। उसने फौरन कमरे के चारों तरफ नमक छिड़ककर एक सुरक्षा घेरा बना दिया।
हम सब उस घेरे के अंदर बैठे थे, सांस रोके हुए, और तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, फिर एक और। लेकिन सवाल ये था, अगर डागियाली चुड़ैल नमक की वो लकीर पार कर ही नहीं सकती, तो फिर दरवाजे के उस पार कौन है? दरवाजा धीरे से खुला और सामने रजनी खड़ी थी। पर ये वो रजनी नहीं थी। इसकी आंखें हरी चमक रही थीं और इसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी, बिना दांतों वाली हंसी थी। उसकी पूरी कहानी एक झूठ थी। असली दाग्याली चुड़ैल तो वो खुद थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ वो राक्षसी रजनी हवा में तैरते हुए हरी रोशनी के साथ हमारा पीछा कर रही थी, और तभी दूसरी तरफ से एक नॉर्मल दिखने वाली रजनी सामने आई और चिल्लाई, ये सब मां का मायाजाल है, जल्दी भागो यहां से। अब सोचिए हम किस पर यकीन करते, कौन असली था और कौन सिर्फ एक भ्रम। जैसे तैसे हम उस मायाजाल से निकलकर होमस्टे के बाहर भागे। एक पल को लगा कि चलो जान बची, सब खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देने वाला था। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली और रजनी को थैंक यू बोला। मैंने कहा, अगर आप और रघु, आप दोनों न होते तो हम आज जिंदा नहीं बचते। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे ये शब्द इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सुनकर रजनी ने बड़ी ही कंफ्यूजन के साथ पूछा, कौन रघु? बस उसके इस एक सवाल ने जैसे हवा में ठंडक घोल दी। मैंने जवाब दिया, वही, इस होमस्टे का केयरटेकर रघु। और तब रजनी ने जो कहा उसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा, रघुनाथ शर्मा, वो तो मेरे पिता थे, उनका देहांत तो 20 साल पहले ही हो गया था। इसका मतलब वो खामोश सा केयरटेकर जिसने हमें अंदर आने दिया था, जिसने हमें बेसमेंट से बचाया था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, एक रक्षक का भूत। तो सोचिए, सवाल ये नहीं है कि उस रात डैफोडिल होमस्टे में शैतान कौन था। सवाल ये है कि क्या हर अनजानी शक्ति हमेशा बुरी ही होती है?